हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये हमारा 14th लेक्चर है। इससे पहले हमने प्रोनाउन पढ़े हैं और प्रोनाउन में हमने उसके पार्ट पढ़ लिए थे। पहला पार्ट था हमारे पास पर्सनल, दूसरा था रिफ्लेक्सिव, तीसरा था एम्फेटिक, चौथा था डेमोन्स्ट्रेटिव, पांचवा था इंडेफिनिट, और छठवा था डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 6 टाइप हमने प्रोनाउन के पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे 7वां टाइप, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये संबंधवाचक सर्वनाम होते क्या हैं, इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई मैट हरी, और दूसरा मैंने इसके बाद में लिखा हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। यानी मैं हरी से मिला। ठीक है, आई मेट हरी, मेट यानी मिला, हरी और आई यानी मैं। हरी जस्ट यानी अभी, रिटर्न्ड यानी लौटा यानी वापस आया था। ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं हैड जस्ट रिटर्न, का मतलब लौट चुका था। ठीक है, अब ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको हम एक ही सेंटेंस में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ आई मैट हरी, मैंने लगाया हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। तो मैंने हरी को हटा दिया है क्योंकि हरी 2 बार आ रहा था, तो मैंने लिखा कि मैं हरी से मिला। अब ये हु का मतलब होता है जो, यहाँ पे हु का मतलब वैसे तो कौन होता है, पर यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है इसका, जो जस्ट यानी अभी लौट चुका था। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनको इंगित नहीं कर रहा है, ये किसको इंगित कर रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन को इंगित कर रहा है, जिसमें ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा और समझने के लिए। आई हैव फाउंड द पेन। फिर लिखा मैंने आई हैड लॉस्ट
द पेन। मैंने दो लिखे वाक्य भाई, मैंने पेन पा लिया है। आई यानी मैंने पेन को खो दिया था। यानी कोई आदमी है, उसने पेन को खो दिया था पर वो अब उसे मिल गया है। इसको दोबारा लिखने के लिए मैं इसको एक ही सेंटेंस में लिखने के लिए आई हैव फाउंड द पेन विच, अब यहाँ पे आएगा विच है, आई हैड लॉस्ट। विच का मतलब यहाँ पे आएगा जिसे या जो। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो था, यहाँ पर क्या हुआ था, हरी क्या है, जीवित वस्तु है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेन है वो क्या है, निर्जीव। तो इनमें क्या होता है, विच किसके लिए आया है, पेन के लिए। अगर यहाँ पे हरी या फिर और कोई जीवित वस्तु होती तो वहाँ पे क्या होता, जीवित वस्तु या फिर व्यक्ति। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वस्तु आएगा। अब यहाँ पे जीवित व्यक्ति, ठीक है। तो मैंने क्या, इसमें क्या चेंज हुआ है, मैंने पेन पा लिया है जिसे मैंने खोया था, ठीक है। तो ये जिसे है वो किनको, ये दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ रहा है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके अलावा तीसरा एक और ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। हेयर इज द बुक यू लेंट मी द बुक, ठीक है। अब ये लेंट है, ये क्या होता है, ये लैंड यानी उधार देना, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्म होता है लेंट, उसका थर्ड फॉर्म भी लेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हेयर यानी यहाँ, वह किताब है अब यहाँ पर वह नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ यहाँ किताब है, और दूसरे सेंटेंस का मतलब होगा तुमने मुझे किताब उधार दी। अब इसमें क्या है, जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में है ये, तो यानी वर्तमान में है, इतना आपको पता होगा। ये कौन सा है, वर्तमान है, और ये भूत है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बुक, ये दो सेंटेंस है और इनमें एक तो प्रेजेंट टेंस में है और एक ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस आखिरी में आएगा और हम क्या लिखेंगे, हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, ठीक है।
अब यहाँ पे बुक जो है उसको हटा लिया गया है। दैट का मतलब होगा जो तुमने उधार दी। यहाँ किताब है जो तुमने उधार दी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो दैट है वो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो हमारे पास 3 प्रकार के जो सर्वनाम हैं वो हो गए हैं। कौन कौन से हो गए? हु, विच और दैट। ठीक है, ये 3 सर्वनाम हैं। इसके साथ साथ हु के साथ साथ हुज भी आता है, हुम भी आता है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हु है, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल में लिया है, इसमें क्या कर रहा है, जो हरि है उसके स्थान पर हु प्रयुक्त हुआ है। इसलिए पहला तो क्या हुआ, ये सर्वनाम हुआ, क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है, यानी दोनों का क्या बना रहा है, समुच्चय बना रहा है। तो ये समुच्चय बोधक क्या हुआ, समुच्चय बोधक। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन, वो कंजंक्शन। 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है ये। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं, जो हरि है इसको लिख लेता हूँ मैं, हरि 2 काम कर, हरि में क्या करता है, संज्ञा के स्थान के ऊपर क्या प्रयुक्त होता है, हरि एक संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर हु आया है। ठीक है, और हु क्या करता है, 2 कथनों को जोड़ रहा है, ये जोड़ता है ना। तो ये क्या हुआ, ये पहले तो प्रोनाउन हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। तो ये क्या हो गया, दोनों मिलाकर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंजंक्टिव प्रोनाउन, यानी समुच्चय बोधक सर्वनाम। ठीक है, पर क्या कर रहा है ये, हु जो है किसको जोड़ रहा है, पहले आई हुई संज्ञा है ना, उसके साथ संबंध बताता है। इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ गए भाई, यह जो पहले आई हुई संज्ञा है उसके साथ संबंध बता रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। इसके बाद में इसके जो टाइप हैं, इसके फॉर्म हैं, क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके क्या क्या प्रकार हैं, रूप हैं इसके, वो हम देखेंगे। सबसे पहला रूप होता है नोमिनेटिव, यानी संज्ञा या कर्ता, यहाँ पे कर्ता कारक। दूसरा होता है जो हमने पहले पढ़ा है जेनेटिव, यानी संबंध कारक। इसके बाद में आता है एक्यूसेटिव,
यानी कर्म कारक। अब ये जो कर्ता कारक होता है वो होता है हु यानी इसका हम अगर इसको प्रश्नवाचक तरीके से लें, प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर आता है कौन। और सर्वनाम के तरीके से लें तो इसका मतलब होता है जो। और संबंध कारक होता है वो होता है हुज। ये संबंध बताता है, यानी हुज का मतलब हमारे पास प्रश्नवाचक में होता है किसका, पर सर्वनाम जब बनाते हैं तो उसका बोलते हैं जिसका। ठीक है। इसके बाद में आता है कर्म कारक, यानी whom या फिर who, यानी किसे। इसमें आता है जिसे। इसके साथ साथ हु भी आ जाता है, ये भी कर्म कारक में आ सकता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ठीक है। आप इन सेंटेंस के बारे में देखकर इतना चिंतित नहीं हुए। ये हम बाद में जब हम टेंस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इनको और भी अच्छे तरीके से आप समझ में आने लगेगा आपको। तो अभी सिर्फ इनके जो रचना है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। तो मैं आपको हिंदी में थोड़ा बहुत बता ही रहा हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। दिस इज़ द बॉय का मतलब है कि यह लड़का है जो कड़ी मेहनत कड़ा कार्य कर रहा है। हार्ड यानी कठिन, और वर्क यानी काम करना। यानी यह लड़का है जो कठिन काम करता है। तो यहाँ पे हम इसको सेंटेंस को थोड़ा और एनहांस करते हैं। यह वही लड़का है जो कठिन काम करता है। तो अब यहाँ पर हु है, वो किसके बारे में बात बता रहा है? ये कर्ता कारक है। दिस जो है, दिस के बारे में बता रहा है। और ये दिस किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। ठीक है। एक तरीके से ये बॉय के बारे में बता रहा है। अगर अपन इस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कर्म कारक में आ जाएगा। और अगर ये हम कर्ता कारक के रूप में बात कर रहे हैं तो ये दिस उसके हु के रूप में, जो कर्म कारक है उसके रूप में काम में आ जाएगा। ठीक है। अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो। ये दिस है, वो तो क्या है? कर्ता कारक। और नीचे वाला है, ये है कर्म कारक। ठीक है। अब इसके बाद में विच का देख लेते हैं हम। दिस इज द हाउस विच belongs to me। यानी यह वही घर है जो मुझसे बिलोंग्स यानी संबंध रखता है, यानी मेरा है। ठीक है। अपनापन दिखाना हो तो ये बिलोंग्स लिखाते हैं। और इसमें क्या होगा, ये विच है, वो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। और हम ये लिखते हैं कि जो कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में
जो विच है वो एक ही तरीके से प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब जो ये विच है, इस विच के कौन कौन से फॉर्म बता दिए मैंने, कर्ता कारक और कर्म कारक, जो दोनों में समान होता है, दोनों में समान। पर हमने ये नहीं बताया था कि जो इसका कौन सा केस, जेनेटिव, जेनेटिव यानी संबंधवाचक, संबंध कारक, ये वाला केस है, ये इसका बनता नहीं है। और इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, whose, ये विच को काम में नहीं लेते, इसको काम में लेंगे, ये काम में नहीं आता है। इसके अर्थ में क्या आता है, ऑफ विच। ठीक है, ऑफ विच के रूप में ये किसके स्थान पर होता है, जो हुज है ना उसके स्थान भी। ये तो हुज तो किन के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए, और ऑफ विच किसके लिए आता है, वस्तुओं के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास तीसरा सर्वनाम था, वो कौन सा था, दैट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ये काय के लिए काम में आता है, और एक वचन बहुवचन, ठीक है, दोनों में काम आता है। ये भी जो विच है ये भी एक वचन बहुवचन या सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, इन दोनों में काम में आता है। और इसके अलावा जो हु है वो भी सिंगुलर प्लूरल में, दोनों में एक ही काम में आता है, इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। दैट है, इसका भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ये एक में ही काम में आता है। और ये कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में समान रहता है। और एक नोट लगा के लिख देंगे कि इसका संबंध कारक में प्रयोग नहीं होता। अब एक बच रहा है हमारे पास, कौन सा, वाट। इसको हमने अभी तक नहीं किया है, कवर में नहीं लिया है इसको, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। वाट अलग से लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे कि इसका मतलब होता है कि यह सिर्फ एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, और वही बात है जो कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में इसका रूप सेम है। तो मैं लिखता हूँ, आई से वाट आई मीन। ठीक है, आई यानी मैं, और से यानी कहता हूँ। वे वाट का मतलब जो, मेरा मतलब, मीन यानी मतलब, यानी मैं जो कहता हूँ वो मेरा मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने बात कही है उसका मतलब वही है जो मैंने कहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। ही फेल्ड इन, यानी वह फेल हो गया। इन यानी इन आ रहा है, और इसके आगे में व्हाट ही अटेम्प्टेड, जो उसने
अटेम्प्ट किया था, यानी परीक्षा देना। ठीक है। इसके बाद में है सर्वनाम, जो संबंधवाचक सर्वनाम है, रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ कहाँ आता है। ठीक है। पहला है हमारे पास, सबसे पहला जो हु हमने लिखा था, हु का प्रयोग कब होता है? केवल व्यक्तियों के लिए। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सिंगुलर और प्लूरल में सेम होता है। ठीक है। जैसे द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यानी वह व्यक्ति जो ईमानदार है विश्वास पात्र है। ठीक है। जिसके बाद में हम एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है कि हु का प्रयोग कभी कभी जानवरों के लिए भी हो जाता है, जब हम उन्हें हमारे परिवार का सदस्य मान लेते हैं। हमारे का मतलब यहाँ है कि जो काम कर रहा है कर्ता, उसके परिवार का वो सदस्य होता है, तब उसे हु का रूप दे देते हैं। और जो हुज है उसका प्रयोग किसके लिए हो सकता है? तीनों के लिए, व्यक्ति, वस्तु और जानवर, तीनों के लिए हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास दूसरा, विच। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए। ठीक है ना। और एक वचन बहुवचन संख्या को निरूपित करता ही है। एग्जाम्पल है इसका, द मोमेंट विच इज lost is lost forever। मोमेंट का मतलब होता है क्षण। ठीक है। जो क्षण खो जाता है, लॉस्ट का मतलब खोना, और वो क्या हो जाता है? हमेशा के लिए खो जाता है। यानी जो क्षण एक बार खो गया वो हमेशा के लिए खो जाता है। दूसरे पल ही वो पहले वाला जो क्षण है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो विच है वो मोमेंट के लिए काम में लिया जा रहा है, और मोमेंट क्या है? निर्जीव वस्तु। ठीक है। अब इसके बाद में है
किसी वाक्य की ओर संकेत करने के लिए भी विच का प्रयोग होता है। जैसे ही इज हेयर, ये पूरा वाक्य है, ठीक है। विच इज फॉर्चुनेट। अब इसके अंदर ये हो रहा है कि वह, हेयर यानी यहाँ है, वह यहाँ है जो कि सौभाग्य है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका होना वहाँ पे ज़रूरी था और वह वहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि वह यहाँ है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम इसके और भी प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़े थे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक, रिफ्लेक्सिव का मतलब निजवाचक, एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, बलात्मक, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभागवाचक, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा आज का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन, जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। तो मैं हरी से मिला, हरी अभी लौटा था या लौट चुका था। इसका हमने एक ही सेंटेंस में इसको जब हमने बनाने की कोशिश की तो बीच में हमें एक योजक शब्द लगाना पड़ा जिसको बोलते हैं हु। तो मैंने लिखा आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। इसमें क्या था कि मैं हरी से मिला जो अभी लौट चुका था। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कर रहा है हरी, हरी एक तो ये हु क्या काम कर रहा है, एक तो हरी का सर्वनाम बन के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, समुच्चय बोधक बन के दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कंजंक्शन। तो यह एक कंजंक्टिव प्रोनाउन भी है। इसके बाद में एग्जाम्पल है दूसरा, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। यानी मैंने पेन को पा लिया है, मैंने पेन को खो दिया था। तो इसका जब हम दोनों को मिलाकर जब सेंटेंस बनाएंगे तो होगा आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। यानी मैंने पेन पा लिया है जिसे मैंने खो दिया था, ठीक है। इसके बाद में तीसरा था हमारे पास, आई हेयर इज़ द बुक यू लेंट मी द बुक। तो दोनों हैं, तो इसका मतलब होगा कि यह किताब, यहाँ किताब है, तुमने मुझे किताब उधार दी थी, ठीक है। तो ये लैंड का मतलब होता है उधार देना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लैंड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लैंड, दोनों लैंड होती है। इसमें क्या होगा, इसको मैं जब उसके अनुसार लिखूँगा तो होगा हेयर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी। यानी यहाँ किताब है जो तुमने उधार दी थी। तो यहाँ पे जो दैट है वो किसका काम करेगा, सर्वनाम का काम करेगा और साथ में कंजंक्शन का काम भी करेगा। इसमें जो पेन है, ये पेन के बाद में विच है, तो ये किसका काम करेगा, ये प्रोनाउन का काम करेगा, और ये पेन है निर्जीव वस्तु, तो इसलिए यहाँ पे विच आया है। इसके बाद में जो हमने दोबारा लिख दिए थे हु, विच और दैट,
ये तीनों प्रोनाउन थे, हुज और हुम इसके हु के ही थे। उसके बाद में एक और लिखा था हमने वाट। और इसके बाद में हरी, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, हरी जो संज्ञा है उसके स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है उसको बोलेंगे हु, और उसको ये प्रोनाउन है। और उसके बाद में जो हु है क्या कर रहा है, दो कथनों को भी जोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कंजंक्शन। अब इसलिए ये क्या हो गया, कंजंक्टिव प्रोनाउन हो गया, और ये इसको बोलेंगे समुच्चयबोधक सर्वनाम। अब हु का मतलब क्या हुआ, पहले आई संज्ञा के साथ संबंध बता रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें पहला है हमारे पास नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, दूसरा है जेनेटिव केस यानी संबंध कारक, और तीसरा है एक्यूसेटिव केस यानी कर्म कारक। अब है कि जो नॉमिनेटिव केस है उसमें हम कौन सा लेते हैं, हु काम में लेते हैं, और इसको अगर प्रश्नवाचक तरीके से देखें तो होगा कौन इसका मतलब, और अगर सर्वनाम के नज़रिए से देखें तो इसका मतलब होगा जो। और जेनेटिव केस में क्या होता है, हुज यानी किसका, और इसको सर्वनाम के नज़रिए से देखें तो ये होगा जिसका। और हुम या हु है, इसका जो प्रश्नवाचक तरीका वो होता है नज़रिया, उसमें बोलेंगे किसे, और सर्वनाम में बोलेंगे जिसे। ठीक है, हुम या हु दोनों काम में ले सकते हैं एक्यूजेटिव केस में। अब जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो हु है उसका एग्जाम्पल है दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यानी यह वह लड़का है जो कठिन काम करता है। तो यहाँ पे द बॉय है वो कर्म कारक के रूप में अगर लेंगे तो फिर भी हु आएगा, और दिस का जो करता है वो दिस है, इसलिए इसके रूप में काम में लेंगे तो ये आएगा हु। ठीक है, और ये कर्ता कारक हो जाएगा। अब इसके बाद में है अगला एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू मी, ये विच का एग्जाम्पल है। अब विच है वो कर्ता कारक के रूप में भी काम में आता है और कर्म कारक के रूप में भी वही काम में आता है। और जेनेटिव केस में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए जो हुज के स्थान पर आता है वो होता है ऑफ विच। हुज किसके लिए होता है, व्यक्तियों के रूप में, पर अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि वो वस्तुओं के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, और निर्जीव वस्तुओं के और जानवरों के लिए भी। अब इसके बाद में दैट है, वो है एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है, और इसका कर्ता कारक कर्म कारक दोनों में समान हो सकता है, और इसका संबंधवाचक में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब जो ये हुज था, हुज के बारे में जो हमने केस लिए थे भाई, वो तीनों के रूप में हो सकता है प्रयुक्त, तो वो स्पेशल केस में होता है, जनरली उसमें व्यक्ति का ही काम में लिया जाता है। और विच के लिए हमारे पास ऑफ विच लगा देते हैं। अब इसके बाद में है वाट। वाट को हमने नहीं लिया था पहले, अब लिया है कि वाट सिर्फ एक वचन में लगता है, और जब मैंने लिखा आई से वाट आई मीन, तो यहाँ पे एक वचन है आई, तो इसके बाद में मैं कहता हूँ जो मेरा मतलब है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, ही फेल्ड इन वाट ही अटेम्प्टेड, यानी वह फेल हुआ जिसमें उसने अटेम्प्ट किया, यानी उसने उसको अटेंड किया। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है, एक दूसरा इसका सिनोनिम है अटेंड करना। ठीक है, अब आ गया इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़। पहला इसका यूज़ है, हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, और सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, यानी जो व्यक्ति ईमानदार है और विश्वास पात्र है। अब हम एक नोट लगा के हु का प्रयोग कभी कभी जानवरों के लिए भी होता है, ये लिख लेते हैं। ये कब होता है, जब हम उन्हें हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं, तब हम उसको हु का प्रयोग करके उन्हें सम्मान देते हैं। तो इसके बाद में जो ये हमारे का मतलब है वो है कर्ता, कोई भी कर्ता। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हुज। तो हुज क्या होता है, हुज का प्रयोग व्यक्ति वस्तु जानवरों के लिए स्पेशल केस में हो सकता है, और जनरली उसका प्रयोग हु के
जैनी व्यक्ति के लिए होता है। अब आता है दूसरा प्रयोग विच का, कि निर्जीव वस्तुओं व जानवरों के लिए इसका विच का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, द मोमेंट विच इज लोस्ट फॉर एवर, यानी द मोमेंट विच इज़ लोस्ट, ये कोमा है इसके आगे, यानी जो मोमेंट यानी क्षण है वो खो चुका है, वो हमेशा के लिए ही खो चुका है। अब इसके बाद में वाक्य की ओर संकेत करने के लिए भी विच का प्रयोग होता है। ही इज़ हियर विच इज़ फॉर्चुनेट, यानी वो यहाँ है जो कि क्या है, सौभाग्य की बात है। अभी जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ इनको सिर्फ समझने का ही है, और इनके हिंदी अर्थ देख लें आपको अगर समझ में नहीं आता है तो, और बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।